नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में क्या है खास, क्या क्या आपके इकट्ठा करके आज लोकतंत्र तैयार किया है। आज सबसे पहले बात होगी बीजेपी के नेता की, जिनका एक बेशर्म रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है। उस रैकेट का पूरा पर्दाफाश होगा। बीजेपी के नेता के फार्म हाउस के अंदर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और तो और खुद को बेकसूर बताने वाला ये नेता अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। आज दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे वो सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछताछ का जो दूसरा दिन था उस पर बातचीत होगी। हम आपको बताएंगे कि ईडी ने सोनिया गांधी से क्या क्या सवाल पूछे और सोनिया गांधी ने अपने बचाव में कहा क्या है। साथ ही साथ विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से क्या झटका लगा है ईडी को लेकर, ये खबर पर भी हमारा ध्यान है। आज तीसरी सबसे बड़ी खबर गुजरात से है, जिस पर हमने कल भी एक पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया था। उसमें जहरीली शराब पीकर ड्राई स्टेट गुजरात में, शराबबंदी वाले गुजरात में अब 37 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये हो क्यों रहा है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां की जो पुलिस है एक ड्राई स्टेट के बावजूद वहां पर दारू पार्टी मना रही है। चौथी खबर आज उत्तर प्रदेश से होगी, जहां लोगों को अपने जिंदा रहने का सबूत देना पड़ रहा है। अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। आपके सरोकार की सारी खबरें लेकर लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के नेता के फार्म हाउस की डर्टी पिक्चर की। मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एम मराक को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से पकड़ा गया। बीते 5 दिनों से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। अब सवाल उठता है कि शिलोंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर हापुड़ में छुपे क्यों थे नेताजी? इन पे आरोप क्या है? और बहुत गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। उसका एक एक खुलासा इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट, ये खबर कई सवाल उठाती है नेताओं पर और पार्टियों पर भी। Tura police has picked up 73 youth. Out of that, 26 are female and rest male. शराब की 414 बोतलें, 50 मोबाइल फोन, आपत्तिजनक स्थिति में लोग, ये सब मिला इस शख्स के फार्म हाउस में। नाम है बर्नार्ड एन मराक, पहचान है मेघालय का बीजेपी का उपाध्यक्ष। मेघालय पुलिस ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि मेघालय के बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मराक अपने फार्म हाउस पर वेश्यालय चला रहे थे। Were locked in a room, and from outside the lock was broken, and after that, one after another, 5 children were rescued, and out of 5, 1 was seized nearly 37 vehicles and 47 mobile phones. 30,000 rupees cash and 500 packets of condom and contraceptive tablets. बीजेपी नेता पर इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, ये आगे बताएंगे। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। पुलिस इसी साल फरवरी में एक बच्ची की गुमशुदगी के मामले में फार्म हाउस पर रेड करने पहुंची तो नई कहानी पता लगी। वहां वेश्यालय चल रहा था। ये बातें पुलिस तो कह ही रही है, तस्वीरें भी बयां कर रही है। शराब की पार्टी चल रही है। फार्म हाउस के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में लोग मिल रहे हैं। इसके अलावा रेड में पुलिस को 68 पुरुष और महिलाएं मिली। फार्म हाउस के बंद कमरे में 5 बच्चे मिले। पुलिस ने फार्म हाउस से 36 गाड़ियां बरामद की है। 210 लीटर शराब बरामद की गई। Tura police has picked up 73 youth. Out of that, 26 are female and rest male. They have also rescued 5 number of children. The children were locked in a room, and from outside the lock was broken, and after that, one after another, 5 children were rescued, and out of 5 was females. And in subsequent search, they have seized nearly 37 vehicles and 47 mobile phones, 30,000 rupees cash and 500 packets of condom and contraceptive tablets. 22 जुलाई को हुई इस रेड के बाद बीजेपी नेता मराक फरार हो गया, लेकिन आखिरकार 5 दिन के बाद उसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।
देह व्यापार के आरोप में फरार चल रहे मेघालय के भाजपा नेता बर्नार्ड ए मराक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हापुड़ के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस को मेघालय पुलिस की तरफ से इनपुट मिला था कि हापुड़ के रास्ते होते हुए बर्नार्ड दिल्ली की तरफ जा रहा है, तभी प्लखवा टोल प्लाजा पर मंगलवार को एक ट्रैप लगाया गया और वहां पर बर्नार्ड को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बर्नार्ड को प्लखवा थाने लाया गया और आज सीजेएम के घर पर पेश कर बर्नार्ड को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस वापस मेघालय ले गई है। मराक के फार्म हाउस में ये सब गोरख धंधा कब से चल रहा था, इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसका खुलासा तो पूछताछ के बाद होगा। लेकिन इसी बीच मराक ने एक नई थ्योरी बता दी है। मराक का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मराक महोदय, आपके फार्म हाउस में जो चल रहा था, क्या वो भी किसी और ने प्लांट करवाया था? ये शराब की बोतलें, 50 मोबाइल फोन, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए लड़के लड़कियां और कमरे में बंद बच्चों को भी क्या किसी साजिश के तहत वहां प्लांट किया गया था? यहाँ सवाल तो उस राजनीतिक पार्टी पर भी उठता है जिसने इन्हें मेघालय के उपाध्यक्ष के पद पर बैठा रखा था। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को ये पता नहीं था कि ये शख्स क्या धंधा करता है? But I had to move out of Shillong because the law and order IGP Mukesh Singh and his team tried to raid me, and the big conspiracy to gun me down has come to the fore. Well-planned conspiracy to malign my image and to create a fear psychosis among the public and to the supporters of BJP. Accuse me of running a brothel, a prostitution, which is totally false. Actually, I am helping the underprivileged children to study. जाहिर है विपक्ष के तीखे और तिलमिला देने वाले सवाल हैं और बीजेपी के पास बिना जवाब दिए भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इस कांड ने देश के सामने एक बहुत ही गंभीर मसले को उजागर कर दिया है। क्या राजनीतिक दल अपने नेताओं या कार्यकर्ताओं का बैकग्राउंड चेक नहीं करती? क्या उनकी स्क्रूटनी नहीं होती? अगर नहीं तो इस मसले पर जागने की जरूरत है, वरना दल कोई भी हो इसी तरह उसका छीछा लेदर होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, पहले सीधे आपको वो खबर बता देते हैं। बड़ी खबर है, पार्थ चैटर्जी, जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है पूरा मामला, उसमें पार्थ चैटर्जी जो मंत्री है, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पे एक बार फिर रेड हुई है और एक दूसरे घर से भी करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई है। आपको याद होगा 20 करोड़ से ऊपर कैश मिला था इनके घर से। उसके बाद से इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया था, मंत्री को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनके एक दूसरे घर पर रेड हुआ है, जिस घर से अर्पिता मुखर्जी के भी करोड़ों रुपए की कैश की वहां पर पुलिस को अभी ईडी को मिला है, उसकी अभी गिनती जारी है। मैं सीधे अपने सहयोगी भवतोष सिंह के पास चलता हूं। भवतोष हमें ज्यादा जानकारी देंगे। भवतोष, 21 करोड़ के आसपास पहले कैश पकड़ा गया था, ज्वेलरी पकड़ी गई थी और अब एक दूसरा घर, यहां से भी बड़ी बरामदगी। जी अंकित जी, इनके घर में एक बेलगोरिया करके एक जगह है बंगाल में, कलकत्ता में, वहां पे ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ के जवानों के साथ सर्चेस कर रहे हैं और ये सर्चेस चल रही हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वहां से भी काफी ज्यादा कैश जो है वो मिल रहा है। उसमें बैंक के ऑफिशियल्स को बुलाया गया है और सर्चेस अभी तक चल रही हैं। तो इनके यहाँ पिछले हफ्ते या शनिवार के आसपास जब रेड्स और सर्चेज हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा कैश मिला था। करीब 21 करोड़ 90 लाख रुपए का कैश मिला था। फॉरेन करेंसी करीब 56 लाख रुपए की मिली थी और जो गोल्ड की ज्वेलरी मिली थी वो करीब 76 लाख रुपए की मिली थी, जिसको देखने के बाद पूरे देश चौंक गया था। और लोग ये कह रहे हैं, जो ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कैश की बरामदगी मिल रही है। इसको अभी तक वो टैबुलेट कर रहे हैं कि कितना ज्यादा कैश मिला है, लेकिन हम ये बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि काफी ज्यादा कैश मिला है। और ये जो है ये सारा का सारा मामला लिंक्ड है। ये हमारे को ईडी के अधिकारी बता रहे हैं कि ये भी लिंक्ड है उसी पूरे मामले के साथ, एसएससी के रिक्रूटमेंट स्कैम के साथ। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि वो लोग कि कितना ज्यादा कैश है, लेकिन अपने अधिकारियों अपने व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि काफी ज्यादा कैश मिल रहा है। और थोड़ी देर में अभी इसको पूरा का पूरा आधिकारिक रूप में बता दिया जाएगा कि कितना ज्यादा कैश वहां से बरामद किया। 21 करोड़ रुपए और ज्वेलरी मिली थी पहले रेड में, अब दोबारा रेड हो रही है और भवतोष कह रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट है कि उसकी गिनती अभी जारी है। अभी तक निष्कर्ष नहीं पाया है कि कितना पैसा वहां से मिल रहा है। थोड़ी देर में जब ईडी के सूत्र पूरी जानकारी देंगे कि अब कितने करोड़ रुपए मिले। अब आप सोच के देखिए कि अभी तक इनको बर्खास्त क्यों नहीं करा गया है टीएमसी से, यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भवतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अब दिल्ली लौटते हैं और सोनिया गांधी से आज फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ की बात करते हैं। हालांकि आज सिर्फ 3 घंटे तक की पूछताछ हुई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने भी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ संसद में महंगाई पर चर्चा नहीं होने को लेकर कांग्रेस के सांसद नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। आज दिन भर दिल्ली में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में सब कुछ आपके लिए। पूरा गलत है। 3 दिन 12 घंटे की पूछताछ, करीब 100 सवाल पूछे गए। तीसरे दिन सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। फिर उन्हें ईडी ने अपनी तरफ से जाने को कह दिया। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इस बीच में एक तरफ पूछताछ चली और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक साथ इन सभी तस्वीरों को देखिए कि कैसे दिल्ली के विजय चौक से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक जबरदस्त झड़प हुई। कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे पुलिस वाले से भिड़ गए, कहीं पुलिस वालों ने कांग्रेस नेता को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये प्रदर्शन उस दिन से ही हो रहा है जब सोनिया गांधी से पहली बार पूछताछ हुई थी। 7 दिन में तीसरी बार पूछताछ हुई। मंगलवार को 6 घंटे पूछताछ हुई थी। 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक सवाल जवाब किए गए। 21 जुलाई को 2 घंटे पूछताछ हुई थी। 21 जुलाई को 28 सवाल पूछे गए थे। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान सिर्फ दिल्ली में ही हंगामा नहीं हुआ, मुंबई में तो कार्यकर्ता रेल रोकने पहुंच गए थे। वहीं कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने काली पगड़ी पहनकर भी विरोध की आवाज को तेज करने की कोशिश में लगे थे। संसद भवन के भीतर कांग्रेस के तमाम सांसद रघुपति राघव, राजाराम गाते हुए आप देखिए कि किस तरीके से जब सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद लगातार जो कांग्रेस के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर गेट नंबर 1 के बाहर लगातार राष्ट्रगीत गाते हुए। कांग्रेस के सांसद आज पूरे रॉ में दिखे। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर तो गुस्सा है ही, संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने को लेकर भी आज कांग्रेस सांसद काफी मुखर दिखे। लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो अलग अलग मुद्दे जिस पर वो संसद में भी कहीं न कहीं चर्चा चाह रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी का मार्च आप यहाँ देख सकते हैं। किस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो नारेबाजी करते हुए हैं। कांग्रेस के सांसदों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप लोग यहाँ हम बिल्कुल ये आवाज पार्लियामेंट में बंद कर रहे हैं और बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। हम राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि संविधान की गरिमा को कायम रखिए और उसमें हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन ये देखिए पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देगी। ये धक्काखारी सांसद लोगों के साथ परमिशन नहीं है, संसद का सत्र चल रहा है, सुरक्षा को देखते हुए इस तरह से परमिशन किसने देनी है? परमिशन सरकार ने देनी है। सरकार तो एमपी को सस्पेंड कर रही है, परमिशन तो बड़ी दूर की बात है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बात से भी नाराज है कि जीएसटी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये भी एक कारण है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ सरकार के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुन रही और दमनकारी नीतियां अपना रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है। अब आप भी देखे होंगे ना, सदन 10 सेकेंड में अगर हाउस अडजर्न होता है तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस संसद में चर्चा के मुद्दे पर बात कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। क्या कांग्रेस संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर विश्वास नहीं करती है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने जब जब समय मांगा, जांच एजेंसी ने उनको अगली डेट दी है, तो फिर डर किस बात का है? आखिरकार इस घोटाले से बचने के लिए और नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार को सामने आने से बचाने के लिए कांग्रेस डर क्यों रही है? दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर ये लोग हैं और जांच एजेंसियों का सामना इनको करना है। 2 मसले हैं। एक तरफ किसी बात पर संसद में चर्चा नहीं हो रही, इसे लेकर कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो सिर्फ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सड़क पर है। ये पूरा मामला फिलहाल थमता दिख नहीं रहा।
क्योंकि महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ने कसकर पकड़ लिया है। दिल्ली से रंजीता झा, कुंदन सिंह और रविकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब इससे पहले कल जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कल 6 घंटे की पूछताछ में सोनिया गांधी ने एजेएल के जो अधिग्रहण की सारी जिम्मेदारी दिवंगत मोतीलाल वोरा पर डाल दी है, जो कि ट्रेजरर थे एजेएल के। ईडी के सामने सोनिया गांधी ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया और कहा कि सारे फाइनेंसेस पहले मोतीलाल वोरा ही देखते थे। यंग इंडिया कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनी है। सो राहुल गांधी भी मोतीलाल वोरा का ईडी के सामने पहले नाम ले चुके हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर कई अहम बातें कही गई। आज एक याचिका सुनवाई थी जिसमें ईडी के पीएमएलए के जो मामले होते हैं उसमें उसके अधिकारों के ऊपर सवाल उठाए गए थे। ईडी के अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 240 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई थी। इन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला साफ करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही गिरफ्तारी, बेल और जब्ती के नियम भी सही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों और पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख समेत 240 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। विपक्ष के लिए यह एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत को और बढ़ाने वाला फैसला है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली में हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार के ऊपर एक बड़ा बयान आया है। क्यों यह बड़ा बयान आया है? दिल्ली में सत्येंद्र जैन को लेकर एक सुनवाई चल रही थी जिसमें याचिका दायर की गई थी कि सत्येंद्र जैन को हटा दिया जाए मंत्री के पद से। उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह एक बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सोचें कि सत्येंद्र जैन मंत्री रह सकते हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने क्रिमिनल बैकग्राउंड शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के लिए जो उनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ऐसे व्यक्ति क्या मंत्री पद पर बने रह सकते हैं? ये सवाल अब हाईकोर्ट ने जो गेंद है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पाले में ही डाल दी है। नीलाशीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलाशीष, अब मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने से ज्यादा सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी में चल रहे हैं, फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अब यह सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि मंत्री के पद पर अभी भी वो क्यों बने हुए? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत साफ तरह से ये कहा है कि ये कोर्ट का मामला नहीं हो सकता। एक याचिका दायर की थी एक पूर्व बीजेपी एमएलए द्वारा, जिससे मांग की गई थी कि कोई भी व्यक्ति जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उसको मंत्री पद पे नहीं रखा जाना चाहिए और उसको निलंबित कर देना चाहिए। और साफ तौर से सत्येंद्र जैन की बात की गई थी। ये याचिका को तो खैर खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए कि जिस तरह से एक दायित्व होता है एक मिनिस्टर का, एक मंत्री का, उस हिसाब से अगर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्या उसे मंत्री पद का हकदार माना जाए या नहीं, ये बात एग्जीक्यूटिव को या चीफ मिनिस्टर को डिसाइड करना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दायरे में ये बात आएगी कि क्या वो एक ऐसे व्यक्ति को आगे रखना चाहेंगे मंत्रिमंडल में जिनका एक सीरियस ऑफेंस के तहत आरोप है। तो एक सीरियस अपराध करने का जो आरोपी हैं, क्या उनको इस तरह से मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, शामिल रखना चाहिए कि नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान के तहत, संविधान के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो दायित्व है, वो जो देता है एक मंत्री को, उसको ध्यान में रखते हुए एक मुख्यमंत्री को ये तय करना चाहिए कि क्या सत्येंद्र जैन को एक मंत्री बनाए रखना। ये अब एक बहुत बड़ा सवाल बनकर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इस पर किस तरीके से जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर हमने एक कल बड़ी खबर पूरी तफसील से आपको दिखाई थी। जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत है उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 37 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस सवाल पर पूरे विपक्ष ने गुजरात की सरकार को घेरा भी है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाली ऐसे वक्त में
एक तस्वीर अब सामने आई है। वलसाड में 4 पुलिस वाले शराब पीते पकड़े गए हैं। मतलब जिस राज्य में शराबबंदी है वहां आम जनता सस्ती दूषित शराब पीकर अपनी जान गंवा रही है, वहीं पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की शराबबंदी के बाद शराब को रोका जाए, अपने राज्य में ना आने दिया जाए, वो शराब पीकर पार्टी मना रहे हैं। ये सिस्टम की असली गवाही देने वाली रिपोर्ट है। दो तस्वीर और बीजेपी शासित राज्य गुजरात के शराबबंदी का पूरा सच। एक तरफ सीधे केमिकल में पानी मिलाकर शराब समझकर पी जाने वालों की मौत का आंकड़ा और दूसरी तरफ पुलिस वालों की शराब पार्टी। बोटाद में मौतों की संख्या रुक नहीं रही है और वलसाड में पुलिस वाले महंगी शराब का जाम छलकाते पकड़े गए। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, इसे गुजरात की बीजेपी सरकार की लापरवाही का सबसे मजबूत सबूत समझिए। गुजरात में बोटाद से वलसाड तक शराब पर हंगामा छिड़ा हुआ है। बोटाद में कितने घरों के चिराग बुझ गए, जो बचे हैं वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ रहे हैं, जबकि वलसाड में पुलिस वाले इन सारी बातों को किनारे रखकर शाम का इंतजाम करके बैठ गए थे। कानून का कचूमर निकालकर ग्लास में जाम पर जाम बनाने लगे। वलसाड में तो पुलिस वाले ही नियमों को जेब में रखकर शराब की पार्टी कर रहे थे। जन्मदिन की पार्टी थी तो बिना शराब कैसे होती? पार्टी में लोग और भी थे, लेकिन जिन पुलिस वालों को पार्टी में बुलाया गया था वही शराब लेकर पहुंचे। दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, पुलिस वालों ने नियमों की कोई परवाह नहीं की। हालांकि कुछ ही घंटों में ये खबर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों तक पहुंची। छापेमारी शुरू हुई, फिर 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। वलसाड में 4 पुलिस वाले शराब पीते गिरफ्तार किए गए। हाई प्रोफाइल पार्टी से एक एसआई और 3 कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए। चारों पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। शराब पार्टी से कुल 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही छापेमारी शुरू की तो एक से एक महंगी शराब के बोतल मिले, कुछ विदेशी बोतल भी मिले हैं। खबर तो ये भी है कि नशा करने के बाकी सामान भी पुलिस वालों के हाथ लगे। अब इन तस्वीरों को देखकर यही समझना मुश्किल है कि गुजरात में शराब को बढ़ावा दे कौन रहा है, या इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, पुलिस को, अधिकारियों को, या फिर सीधे राज्य की सरकार को। क्योंकि सवाल सिर्फ शराब पार्टी का नहीं है, सवाल है जहरीली शराब वाली मौत का। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज़ संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। तो मौतों की बढ़ती संख्या के बीच ये मसला अब बोटाद की सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच गई है, जबकि दूसरी तरफ बोटाद में अभी भी कोहराम मचा हुआ है। हर घंटे एक एक करके मौतें हो रही हैं। अब तक जहरीली शराब से 33 मौत हो चुकी है। 30 मरीजों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। हो सकता है यह आंकड़ा फिर से बढ़ जाए। हो सकता है अस्पताल के बेड पर लेटा कोई शख्स शराब के कारण फिर से दम तोड़ दे, क्योंकि जहां कानून को बनाने वाले ही कानून को तोड़ने पर आमादा हों, जहां अधिकारी ही नियमों को तोड़ने का काम करते हों, वहां ऐसी मौतों की कोई गिनती नहीं होती। अफसोस है, पर यही सच है कि गुजरात में हर साल लोग जहरीली शराब पीकर जान गंवा रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट का समय हो जाएगा और आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश के अंदर कुदरत का कहर, बाढ़ का कहर कई जगहों पर टूटा हुआ है।
चलिए, वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको पूरे देश में आसमानी आफत की ग्राउंड रिपोर्ट आज दिखाते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि मौसम विभाग का अगले 100 घंटे को लेकर क्या अलर्ट है। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, जो बहुत ही डराने वाली तस्वीरें हैं और सावधान करने वाली तस्वीरें भी हैं। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां गंगा में नहाने गए एक परिवार के 4 लोग डूब गए। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों को इस घाट की बनावट को लेकर पहले से ही नाराजगी है। ऐसे में 4 लोग वहां पर, एक ही परिवार के लोग नहाते हुए डूब गए। बताया जा रहा है कि नहाने वाले जो लोग थे वो नहाने के दौरान तैरते हुए 2 बच्चे जो हैं वो गहराई में चले गए। उनको बचाने के लिए जो बच्चों के माता पिता हैं वो उन्हें बचाने के लिए उसमें कूद पड़े, और अफसोस कि 4 लोग नदी में डूब गए। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की है, जहां बादल फटने से अचानक इतना सैलाब आया कि हर कोई खौफजदा हो गया। गनीमत रही कि सैलाब में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बारिश ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। जुलाई का कहर तो ट्रेलर है। अगस्त की आफत अभी बाकी है। उफान पर यमुना, गुस्से में गंगा। चौबीस घंटे के लिए सावधान राजस्थान। बहत्तर घंटे के अलर्ट पर यूपी बिहार। पहाड़ों पर चट्टानी सैलाब का खतरा। मैदानों में आसमानी बिजली का अंदेशा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मौत वाले मॉनसून की मार। आसमानी आफत से 100 घंटे का हाई अलर्ट। सैलाब के सितम से सावधान इंडिया। मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ों से गिरता मलबे का सैलाब डरा रहा है। मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का है, जहां सुबह सुबह की बारिश ने शालगढ़ी इलाके में हड़कंप मचा दिया। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने 27 जुलाई यानी आज से 30 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होने के लिए अलर्ट जारी किया है। और ये अलर्ट जारी होने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर यानी खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर तेज बारिशें शुरू हुई। मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिशों के कारण पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का खतरा रहेगा, वहीं बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि वो आने वाले 72 घंटों में सावधान रहे। हमने देखा पिछली बार भी तेज बारिशों के कारण अमरनाथ गुफा के नजदीक फ्लैश फ्लड्स की वजह से कई यात्रियों की जान चली गई थी। एक दिन पहले ही अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ों पर एक बार फिर भारी बारिश हुई तो हालात बाढ़ जैसे पैदा हो गए। अब की बार 8 जुलाई जैसी त्रासदी ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने पहले ही 4000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को फौरन पंचतरणी भेज दिया है। आपको याद दिला दें कि 8 जुलाई को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 15 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। आसमानी मुसीबत का मंजर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा है। अब हैदराबाद की हालत देखिए।
यह हैदराबाद का चादर घाट इलाका है, जहां मूसी नदी इस कदर उफनी कि मलकपेट ब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आ गया। आधी रात के वक्त डैम से इतना पानी छोड़ा गया कि मूसी नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बस्तियों में पानी दाखिल हो गया, मकानों के अंदर घुटने तक भर गया। मजबूरन लोगों को छतों और सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। जब बच्चे हमला पलना बहुत मुसीबत हो जा रही, किराया भी नहीं निकल सक रहा। जरा घर दिए तो भी अच्छा था। ये नदी में कैसा रहेंगे आप बोलिए। पूरा पानी सामान बह के गया, रात में लाइट एकदम बंद हो गए, समझे। अभी कैसा, अभी स्कूल में है पूरे जने, जरा उसी कपड़े वगैरह सब चलेगा, कैसा करना है आप ही बताइए सर, समझे। कैसे सारे मोती पानी घुस गया, पूरा नुकसान हो गया हमारा। हर चीज़ हम लोग का, खाना नहीं, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो 2 दिन से रात नहीं दिन नहीं ऐसी जगले थे बैठे हुए। पानी है, रात से घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग किराए के घरों में रहते, बहुत मजबूरी हो रही। घर लिए तो अच्छा है बोल के बोल रहे, हम लोग नौकरियों को जाते हैं, बच्चों को छोड़ के नदियाँ ये ऐसे आए तो बच्चों का डर, गरीब मेहनत करके खाना है हम लोग का। ड्रोन कैमरे में कैद हैदराबाद का ये मंजर भी देखिए, चारों तरफ पानी का साम्राज्य है। सड़क पर दरिया बह रहा है, पेट्रोल पंप डूब चुका है, पानी का वेग डरा रहा है। तेलंगाना में बीते 15 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। हैदराबाद समेत सूबे के कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं। बांध का पानी अपनी सरहद लांघ चुका है, ऐसे में मजबूरी में बांधों के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं। नतीजा ये कि हैदराबाद शहर में बहने वाली मूसी नदी में बाढ़ आ गई, निचले इलाके पानी की जद में आ गए, नदी किनारे का मंदिर भी डूब गया। अब ये 3-4 साल से काफ़ी पानी आने की वजह से परेशानियां हो जा रही हैं। और रात को 12 बजे हमको जानकारी हुआ कि यहाँ पे पानी छोड़ा गया है डैम से, तो आके हमने देखा तो सामान जो था हटा तो दिया था, लेकिन अभी सुबह के देखा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी परिस्थिति खराब हुई है। बस्ती में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मूसलाधार मुसीबत से राजस्थान भी परेशान है। जोधपुर में बारिश के कहर से हर कोई हलकान है। इस सब्जी मंडी की हालत देखिए, जो बाजार कम और तालाब ज्यादा लग रही है। बारिश यहाँ ऐसी तबाही लेकर आई कि घरों में कमर तक पानी भर गया, घर के अंदर मौजूद सारा सामान बर्बाद हो गया। जोधपुर में बाढ़ बारिश से हालात इतने खराब हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं। बाइकें डूब गई, गाड़ियां डूब गई। भारी बारिश की वजह से रात के अंधेरे में जोधपुर में यह मकान धाराशायी हो गया। मलबे में 4 लोग दब गए, एक ने तो मलबे के नीचे ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों को किसी तरह निकाला गया। इसमें भी एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही। तो हमारे इधर बहुत हादसा हो गया, सब भागे और निकाले तो निकले जब भी नहीं, सब पकड़ के खींच के बाहर निकाले। बहुत गरीब लोग हैं, इनकी कोई नहीं है, कमाने वाला एक इंसान है। चोरी के भी लगे, 4 जने थे अंदर, एक की तो मौत हो गई और एक बहुत सीरियस है, और एक का हाथ पैर गया, और लड़के के थोड़ी सी खरोच आई। जोधपुर में ही भारी बारिश से आए सैलाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत हो गई। पानी के प्रचंड प्रहार की यह तस्वीर राजस्थान के कोटा की है। यहाँ नदी को पार कर रही ये कार लहरों का शिकार हो गई। राजस्थान में इस सीजन में अब तक 55% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जोधपुर में तो पूरे मानसून में होने वाली बारिश का 84% पानी 24 घंटे में ही बरस गया। मंगलवार शाम तक यहाँ 180 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 26 और 27 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया था, जो 100% सटीक भी साबित हुआ। चेतावनी का एक दिन तो निकल गया, लेकिन अभी दूसरा दिन निकलना बाकी है। ऐसे में राजस्थान को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में भी गंगा यमुना उफान पर है। वाराणसी में गंगा हर रोज खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। लहरें उफान मार रही है। गंगा घाटों की सीढ़ियां धीरे धीरे पानी में समाती जा रही है। नदी के तट पर छोटे मठ मंदिर जल समाधि लेने लगे हैं। इस
वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वाराणसी में भी जो गंगा की लहरें हैं वो अब डराने लगी हैं। जो गंगा का जल स्तर है यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रति घंटे लगभग 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और एक दिन में लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी राहत वाली बात यह है कि गंगा अभी भी अपने खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अगर रफ्तार इसी तरह से रही तो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर जो गंगा का जल स्तर है वो चेतावनी बिंदु के आसपास नजर आ सकता है। और गंगा के रौद्र रूप को देखकर प्रशासन भी एक्शन में है। चप्पू वाली नावों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि नाविकों या फिर सैलानियों के साथ कोई अनहोनी ना हो। आरती और पूजा पाठ की भी जगह बदल दी गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले 3-4 दिनों में लगभग 15 से 17 सीढ़ी जो है पानी बढ़ चुका है और जिसके वजह से घाट पे जो जगह है वो कम हो गई है। लेकिन हालांकि गंगा जी का जल स्तर अभी इतना नहीं बढ़ा है कि घाटों का आपस का संपर्क जो है वो टूटा नहीं है और इसी तरीके से जितना भी दशाश्वमेध घाट पे जो भी सजावट का जो सारी चीज़ें रहती हैं गंगा आरती में वो सारी खुलवा करके वापस रखवा दिया गया है। आज तो लगभग हो गया 6 दिन गंगा बाढ़ बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है और नित्य की क्रियाओं में ज़बरदस्त बाढ़ की जारी है और लग रहा है कि गंगा मैया जिस हिसाब से बढ़ रही हैं रोज़ 4 सीढ़ी 6 सीढ़ी 6 सीढ़ी 4 सीढ़ी बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। हालात पर नजर रखने के लिए जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। सैलानियों को भी नदी की धारा से दूर रहने की नसीहत दी गई। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना ने दायरे को लांघना शुरू कर दिया है। पानी का दायरा खतरे की सीमा पार कर चुका है। संगम घाट पानी में समाता जा रहा है। घाट पर लगे तंबू उखड़ने लगे हैं, दुकानें सिमटने लगी है। अभी गंगा ज्यादा उफान पर है। अगर यमुना में भी इसी रफ्तार से पानी बढ़ा तो खतरा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे सर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है और पानी बढ़ता ही जा रहा है और पानी आने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लिहाजा हम लोग की दुकानें भी आगे की ओर बढ़ रही है और घाट और ऊपर भी जा रहा है। पानी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से पानी आ रहा है अभी और आने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक यूपी और बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दोनों राज्यों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। यूपी में मंगलवार शाम को कई शहरों में जोरदार बारिश हुई। कानपुर में इस मानसून की सबसे तेज बारिश हुई। यहां 2 घंटे में 16 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। घरों और फैक्ट्री तक में पानी घुस गया। तेज बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 10 लोगों की मौत हो गई। यूपी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रयागराज, लखनऊ, मऊ, चंदौली, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, आगरा और मेरठ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई तक यूपी में बारिश की संभावना है। चेतावनी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए, जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो अनहोनी हो सकती है। लेकिन लग रहा है जैसे इन्हें खुद ही अपनी जान की परवाह नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा की तस्वीर है, जहां श्रद्धालु अपनी जान हथेली पर रखकर भोरम देव शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से कवर्धा की नदी नाले उफान पर है। सड़क और पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा है, लेकिन लोग सैलाब के भंवर से दूर रहने की जहमत नहीं उठा रहे। अफसोस की बात ये कि यहाँ प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और बचाव के इंतजाम नदारद है। अब आपको मध्य प्रदेश के सिवनी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के बीच सरकारी स्कूल के बेबस बच्चों की हालत बेहद अफसोसनाक है। सिवनी के खैरी कला गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे टपकती छत के नीचे छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। पूरे कमरों में पानी गिर रहा है, इसलिए गीले हो रहे हैं, इसलिए हमने छत लगा। स्कूल में बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनके सिर पर एक बच्ची के गिर गए। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे बच्चों को स्कूल भेजें? हैरानी की बात ये कि स्कूल के टीचर ने इसकी शिकायत मानसून के मौसम से काफी पहले ही आला अधिकारियों से की थी, लेकिन टूटती और टपकती छत की मरम्मत अब तक नहीं हो पाई। बरसात के दिनों में साला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं।
परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये हाल उस सूबे में है जहां कई जिलों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। इसमें भोपाल, गुना, सागर, बैतूल शामिल है जहां 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा। मध्य प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है। यहाँ के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, दमोह, पन्ना से जो 13 जिले हैं वहाँ पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश से हलकान स्कूली बच्चों की मुसीबत की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां बलदेव इलाके के दंगेटा प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। बच्चे परेशान हो तो हों, यहाँ की मैडम को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके पाँव भीग न जाए इसके लिए उनके ऑर्डर पर बच्चों ने कुर्सियों का ही पुल बना दिया। बच्चों को स्कूल आने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सारा स्टाफ और बच्चे बहुत परेशान हैं और ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हिमाचल में भी बारिश कहर बरपा रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नालों में बाढ़ आ गई। इससे अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कुल्लू जिले में मंगलवार को लैंडस्लाइड हुआ। इससे बागी पुल जाओ मार्ग ब्लॉक हो गया। हालांकि नुकसान की खबर नहीं आई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई है। 26 और 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट था, जबकि 28 और 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंकज मिश्रा मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 30 करोड़ के ट्रांसपोर्टर जहाज को जब्त किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पंकज मिश्रा से ईडी ने पूछताछ देखिए यहाँ पर लगातार की है। 30 करोड़ के ट्रांसपोर्टर जहाज को इसी बीच जब्त कर लिया गया। ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन जो यहाँ पर लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि हेमंत सोरेन के पंकज मिश्रा, ईडी की टीम की ओर से बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। ट्रांसपोर्टर जहाज जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई जा रही है, उसको जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, अवैध पत्थर खनन और टेंडर विवाद मामले में पंकज मिश्रा और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है ईडी की ओर से। और अब ये बड़ा एक्शन लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ईडी के रिमांड पर पंकज मिश्रा और इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन, 30 करोड़ का ये ट्रांसपोर्टर जहाज जिसको जब्त कर लिया गया। कई अहम जानकारियां देखिए जो पूछताछ चल रही है उसके दौरान यहां पर मिली है और उसकी कड़ियां लगातार ईडी की ओर से जोड़ी जा रही हैं। बाकी लोग जो हैं उनकी भूमिका क्या है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करने के लिए देखिए पूरी की पूछताछ जो है वो पंकज मिश्रा से की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अवैध खनन से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला है। पंकज मिश्रा और देखिए उनके अन्य सहयोगियों के ठिकानों से कई दस्तावेज बरामद हुए थे। करोड़ों का नकद जो है वो बरामद हुआ था। संपत्ति बरामद की गई थी ईडी की ओर से। और अब ये बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 30 करोड़ के ट्रांसपोर्टर जहाज को, ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, इस ट्रांसपोर्टर जहाज को ईडी की ओर से जब्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार ईडी एक्शन में यहाँ पर नजर आ रही है। पूछताछ जो है वो तेजी से होती हुई ईडी के रिमांड पर इस वक्त पंकज मिश्रा। अनुज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, 30 करोड़ का ये ट्रांसपोर्टर जहाज बताया जा रहा है जो ईडी ने कब्जे में लिया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से अवैध रूप से ये चलाया जा रहा था। पंकज मिश्रा और राजेश यादव दाहू के इशारे पर ये अवैध रूप से चल रहा था, जिसको लेकर फिलहाल ईडी की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो की गई है। जाहिर तौर पर बताया ये जा रहा है कि एमवी इंफ्रा लिंक नाम से ये रजिस्टर था, जिसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये वेजल जो है वो पूरी तरीके से ये पाया गया कि ये इलीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था और इसी के बाद इसको लेकर फिलहाल जो है वो कार्रवाई की गई है। जो एस्टिमेट कॉस्ट बताया जा रहा है इस वेजल का लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। फिलहाल इस बाबत जो है मामला जो है वो निश्चित तौर पर दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई चल रही थी ईडी की, उसमें एक बड़ी कामयाबी ईडी के हाथ लगी है, जिसमें 30 करोड़ रुपए के
का ये जो वेजल है इसको फिलहाल ईडी ने जब्त किया है। अनुज देखिए, पूछताछ लगातार जारी है, कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी के हाथ लगी है। पूरे का पूरा जो प्रकरण चल रहा है, बाकी लोगों की अहम भूमिका और उसके आगे की और गिरफ्तारियां, जांच का आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अभी आगे आने वाले समय में होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी और इससे पहले विष्णु यादव और पवित्रा यादव द्वारा संचालित एक जो अवैध स्टोन क्रशर था, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं ईडी को पता चला था कि किस तरीके से वहां पे अवैध खनन की कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। और अब इस वेजल के बारे में जिस तरीके से ये पता चला है कि इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं अवैध खनन को लेकर किया जा रहा था, ऐसे में एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है और बड़ी कामयाबी है ईडी के पास। जिस तरीके से लगातार अवैध को लेकर ईडी जो है पूरे मामले में एक्शन ले रही थी और ईडी लगातार मामले की जांच कर रही थी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है फिलहाल ईडी की तरफ से। अभी ईडी के अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले में आगे के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ भवतोष भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भवतोष, एमवी इंफ्रा लिंक अनुज बता रहे हैं, इस नाम से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो ट्रांसपोर्टर जहाज यहां जब्त किया गया है, लंबे वक्त से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 30 करोड़ का बताया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी ईडी के लिए और आगे की परतें और खोलने के लिए। भवतोष, देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे अनुज बता रहे थे, ये आइलैंड वेसल जो है ये वहां काम करता है जहां पे इलीगल माइनिंग होती है और इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये दाऊ यादव जो कि ईडी के स्कैनर में शुरू से हैं, देखिए करीब 14 दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगह पे रेड की थी इलीगल माइनिंग में, जिसमें दाऊ पंकज मिश्रा के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए थे। करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास उनको मिले थे। उसके बाद 11 करोड़ रुपए उन्होंने कैश सीज किए थे और अटैच किए थे बैंक अकाउंट्स में। करीब 100 करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग में उन्होंने कैश को उन्होंने सीज किया था। आइलैंड वेसल जो था वो वैसी जगह पर ऑपरेट कर रहा था जहां पे इलीगल माइनिंग होता था और ये पूरा का पूरा जहां पे माइनिंग होती थी वहां पे ये वेसल ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा करीब 7 या 8 दिन पहले ये वेसल ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा करीब 7 या 8 दिन पहले उन्होंने आइलैंड का वो स्टोन क्रशर्स को भी उन्होंने अटैच किया था। दाऊ यादव बहुत क्लोज करीबी माने जाते हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के, और वो एक इन कंजंक्शन काम करते थे पंकज मिश्रा के साथ। पंकज मिश्रा की पहली गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर ली है, तो इस ढंग से कह सकते हैं हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूजा सिंघल को अरेस्ट किया था। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने और हम तक साझा की है। फिलहाल